अप्रैल 1994 में CIA ने अमेरिकी सैटेलाइट से सरगोदा एयरबेस की ली गई कुछ तस्वीर अपनी इंतजामिया को भिजवा दी। CIA के मुताबिक उन तस्वीर में M11 मिसाइल के कंटेनर सरगोदा एयरबेस में पड़े नजर आ रहे थे। ये सुनते ही फौरन अमेरिकी इंतजामिया ने CIA को ऑर्डर दिया कि इन कंटेनरों पर हमला करके इन्हें तबाह कर दिया जाए। मगर इससे पहले कि CIA कुछ करती, उन्हें एक और खबर मिली। खबर ये थी कि पाकिस्तान ने उन्हीं दिनों अमेरिकी सैटेलाइट से अपने मिसाइल बचाने के लिए उन्हें किसी अंडरग्राउंड जगह पर मुंतकिल कर दिया है और अब जानबूझकर कंटेनर सरगोदा में सामने रखे गए हैं ताकि अगर अमेरिका इन पर हमला करे तो कुछ तबाह तो नहीं होगा, मगर फौरन पाकिस्तान अमेरिका को गलत खबर की बिना पर हमला करने के बहाने से पूरी दुनिया के सामने प्रेशर में डाल देगा और इसी वजह से इस हमले के प्लान को भी कैंसिल कर दिया गया। अब तक बेनजीर भी काफी निडर हो गई थी। बेनजीर का भी 8 अप्रैल 1994 को बयान आया कि अमेरिका इंडिया को तो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मना नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान को कह रहा है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे तो हम पाकिस्तान को F-16 देंगे। ये दोगलापन साफ जाहिर है। इसके कुछ अरसे बाद ही अगस्त 1994 में अमेरिका को फिर एक खबर मिली कि पाकिस्तान ने अब फिर से चाइना को एक $15 मिलियन की पेमेंट भिजवाई है। CIA ने इस पेमेंट से अंदाजा लगाया कि शायद अब पाकिस्तान और M11 मिसाइल, उसका लॉन्चर और सपोर्ट इक्विपमेंट खरीद रहा है। CIA ने अपनी इंतजामिया को यह भी बताया कि इस पेमेंट के बाद चाइनीज इंजीनियर पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को M11 मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग भी देंगे। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि इस पेमेंट के बाद अब सितंबर में चाइनीज इंजीनियर सरगोदा भेजे जाएंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि पाकिस्तान इस वक्त सरगोदा एयरबेस के इर्द गिर्द एंटी एयरक्राफ्ट मशीनें नस्ब कर रहा है, जिनके बाद एक और चाइनीज टीम पाकिस्तान भेजी जाएगी जो 1994 के आखिरी महीनों में M11 मिसाइल के दिए गए पार्ट्स पाकिस्तान में असेंबल करके फंक्शनल मिसाइल पाकिस्तान को बनाकर देंगे। लेकिन मसला यह था कि इस सब का कोई ठोस सबूत अमेरिका के पास नहीं था। दूसरी तरफ से चाइना अमेरिका पर प्रेशर डालता जा रहा था कि या तो हमें सबूत दिखाओ और या फिर हमारी पाबंदियां हटाओ, और सबूत ना मिलने की वजह से फिर दोबारा 27 सितंबर 1994 को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉरेन क्रिस्टोफर इस मसले पर फिर मिले और इस तरह 4 अक्टूबर 1994 को इन दोनों ममालिक ने एक मुआहिदा किया जिसमें तय पाया कि चाइना किसी मुल्क को 300 किलोमीटर तक जाने वाला मिसाइल नहीं देगा और अमेरिका चाइना पर लगी पाबंदी उठा देगा। इस तरह 5 अक्टूबर 1994 में अमेरिका ने चाइना पर लगी पाबंदियां ना चाहते हुए भी खत्म की। मगर इसके बाद अमेरिका ने अपनी एक खास सैटेलाइट जिसका नाम स्पेशल रेजोनेंस था, उसका मुंह मुसलसल पाकिस्तान और चाइना की तरफ कर दिया ताकि अगर कोई भी मिसाइल की ट्रेड हो तो फौरन उसे पकड़ा जा सके। चाइना को जब इस सैटेलाइट का पता चला तो चाइना ने कहा कि आप हम पर एतमाद नहीं करते तो हमें भी आप पर एतमाद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका ताइवान की मदद कर रहा है। इस सब के बाद मई 1995 में एक बार फिर पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अमेरिका में एक रिपोर्ट लिखी गई। इस रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान की एजेंसी स्पार्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी में दरकार धातें अब पूरी दुनिया से खरीदने की कोशिश कर रही है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि मिर्जा असलम बेग ने पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद एक पार्टी अवामी क़यादत पार्टी बनाई है और 5 मई 1995 में इस पार्टी को जनरल बेग ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान ने चाइना से M11 मिसाइल की सारी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। CIA की इस रिपोर्ट की बना पर और रिसर्च की गई जिसको 3 जुलाई 1995 को शाया किया गया, जिसमें लिखा था कि चाइना ने अब तक पाकिस्तान को पूरे M11 मिसाइल पहुंचा दिए हैं और इस वक्त सरगोदा एयरबेस में 30 M11 मिसाइल तैयार पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने इस मौके पर भी यही बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर 5 सितंबर 1995 को पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के चेयरमैन मेजर जनरल महमूद अली दुरानी ने एक दावा कर दिया और वो दावा यह था कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास अब मिसाइल खुद बनाने की टेक्नोलॉजी पहुंच गई। अब आते हैं वापस नॉर्थ कोरिया पर। नवंबर 1995 में नॉर्थ कोरिया के एटॉमिक प्रोग्राम के चियो क्वाम भी पाकिस्तान आए। CIA के मुताबिक इस दौरे में जनरल काकर ने मार्शल क्वां को खान रिसर्च लेबोरेटरीज और उसके सेंट्रीफ्यूजेस का दौरा भी करवाया। इसके अलावा उन्हें समर मुबारकबंद की सीक्रेट मिसाइल फैक्ट्री का भी दौरा करवाया गया जो कि फैसलाबाद के करीब बनाई गई थी। इस दौरे के बाद नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को फ्यूल टैंक, रॉकेट इंजन और 12 से 25 नौडोंग मिसाइल भी देने का मुआहिदा किया। ब्रिगेडियर सजावल के बेटे डॉक्टर शफीक अपने इंटरव्यूज में बताते हैं कि इस दौरे के बाद 18 महीने तक पाकिस्तान में सिर्फ मिसाइल्स पर ही बात होती रही। नोडोंग मिसाइल्स की डेवलपमेंट के लिए खान रिसर्च लैब्स में सेंट्रीफ्यूज प्लांट से अलग मशीनरी लगाई गई। इस अलग प्लांट में अक्सर नॉर्थ कोरियन साइंसदान और टेक्नीशियन भी देखे जाते थे। CIA की रिपोर्ट्स में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। उन्हें एग्जैक्ट तारीख तो नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट्स में वो ये लिखते हैं कि 1994 से 1997 के दरमियान 10 से 12 नोडोंग मिसाइल नॉर्थ कोरिया से पाकिस्तान पहुंचवाए गए।
देखिए, नॉर्थ कोरिया बनाता है लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स। लिक्विड फ्यूल मिसाइल्स हमारे पास हमने कुछ हासिल की थी उनसे, जिन्हें गौरी आप कहते हैं, पास ही 8-10 गौरी ली उनसे ली थी, और वो उन्होंने हासिल की थी, और उनका ख्याल था कि ये जल्दी से बाई पार्ट्स आई थी, तो असेंबल कर लेंगे तो जल्दी से हमारे पास पाकिस्तान के पास ये मिसाइल दस्तयाब हो जाएगी। इस सब के दौरान अमेरिका की तवज्जो एक और मसले पर भी थी, और वो था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन उस वक्त सूडान में मुकीम था, और वहां उसने 2 ट्रेनिंग कैंप खोल लिए। इन ट्रेनिंग कैंप्स के मुजाहिदीन ने 1995 में फ्रांस में बम ब्लास्ट भी किए। 1995 की सर्दियों में बरतानवी पुलिस ने इन बॉम्बों से मुंसलिक राशिद रजा नामी एक अल्जेरियन को गिरफ्तार किया। इस शख्स के घर से बहुत से बैंक ट्रांसफर्स की तफसील मिली। इन बैंक पेमेंट से अंदाजा हुआ कि मगरबी ममालिक में की गई बहुत से हमलों का ट्रेस उसामा बिन लादेन की तरफ जाता है। यहाँ तक कि उसामा बिन लादेन की तरफ से रमजी यूसुफ को भी एक पेमेंट की गई थी। ये रमजी यूसुफ वही है जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में धमाका किया था और बेनजीर के कत्ल का प्लान भी किया था। ये बैंक ट्रांसफर्स देखने के बाद अमेरिका ने बेनजीर से राब्ता किया और बेनजीर को बताया कि उसामा बिन लादेन के पैसों से कश्मीर के लिए ट्रेनिंग कैंप्स भी चलाए जा रहे हैं। ये पता चलते ही बेनजीर ने एक बार फिर फौज को उसामा बिन लादेन के साथ हर तरह की सरगर्मी से रोक दिया। इस बार बेनजीर ने अपने इंटीरियर मिनिस्टर के जरिए कश्मीर ऑपरेशन की फंडिंग का मसला नेशनल असेंबली में भी उछाला। कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद है। इसी वजह से आर्मी में मौजूद एक इंतहा पसंद गिरोह ने बेनजीर की हुकूमत गिराने का एक प्लान बना लिया। इस प्लान के मास्टरमाइंड जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी थे, और इस कू में उनकी मदद करने वालों में 36 आर्मी ऑफिसर और रावलपिंडी 10 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक भी शामिल थे। इस प्लान का नाम ऑपरेशन खिलाफत रखा गया था, मगर बर वक्त इंटेलिजेंस की वजह से ये प्लान नाकाम हो गया। पाकिस्तान में बेनजीर की हुकूमत के साथ ये सब कुछ चल रहा था, और इसके दरमियान ही बेनजीर को अमेरिका से एक और खबर आई। ये खबर बेनजीर के मिलिट्री अटैच ब्रिगेडियर खालिद मकबूल के बारे में थी। खालिद मकबूल असल में वाशिंगटन में ISI के स्टेशन चीफ भी थे। खबर के मुताबिक खालिद मकबूल अमेरिका में जाली अमेरिकी डॉलर के नोट देते पकड़े गए थे। खालिद मकबूल के इन जाली नोटों की वजह से कुछ अरसे बाद ही अमेरिका को अपने $100 के नोट का डिजाइन भी तब्दील करना पड़ा। आगे क्या हुआ ये देखेंगे इस कहानी की अगली किस्त।